नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्वेश्चन सीरीज में। ये क्वेश्चन सीरीज हम सीजीएल और सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो कि सीजीएल और सीएचएसएल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है और जो कि हर साल आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है आपके आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। अब नहीं है, यहां पर ध्यान देना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में से वो कौन सी कंडीशन है जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इन कंडीशंस को ही देख लेते हैं और समझते हैं कि कौन सी जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है। नहीं है वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब होता है पूंजी संचय। अब आप अच्छे से जानते हैं, अगर हमें किसी इकोनॉमी को या हमें ग्रो करना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। सबसे पहली कंडीशन यही होती है। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी होगा कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें कैपिटल का एक्युमुलेशन करना ही पड़ेगा, यानी पूंजी को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी ये हमारा एक नेसेसरी कंडीशन है ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या है, रिसोर्सेज डिस्कवरी। रिसोर्सेज डिस्कवरी का मतलब होता है संसाधनों की खोज। अब आप जानते हैं, किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट उनके रिसोर्सेज हैं। उनके रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे पेट्रोलियम, कोल और जैसे आयरन, एल्युमिनियम, मेटल्स हो गई। ठीक है, ये सब क्या है, ये एक रिसोर्सेज हैं, ये संसाधन हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आजकल रेडियो एक्टिव सबस्टांस की जरूरत पड़ रही है, यूरेनियम वगैरह की। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे रिसोर्सेज है, इनकी खोज चल रही है। दूसरा क्या है, कुछ आयरन है। आयरन मतलब एक तरीके मेटल्स हैं, जैसे आयरन हो गया। आयरन की हमें हर जगह आवश्यकता मिलती है, डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे, जो भी है, जहां पर भी हमें विकास चाहिए है वहां पर आयरन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा यूज की जाती है अपनी धातु लोहा, आयरन। तो क्या है, जितना हम ज्यादा से ज्यादा संसाधन खोज पाएंगे उतना ही जल्दी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, यानी हमारा डेवलपमेंट ज्यादा हो पाएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से एक नेसेसरी कंडीशन है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब आपको अच्छे से पता है कि टेक्नोलॉजी का कितना अहम रोल है हमारे डेवलपमेंट में। अगर टेक्नोलॉजी है तो ही हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब किसी इकोनॉमी यानी किसी कंट्री की ग्रोथ, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट है डेवलपमेंट में, ये आपको समझना है। पॉपुलेशन के दो पहलू हैं, एक अपना पॉजिटिव और एक अपना नेगेटिव, यानी इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं डेवलपमेंट पे। ये नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालता है अपनी डेवलपमेंट पे। यानी जनसंख्या के दो पहलू कौन कौन से हैं वो समझने जरूरी है। जनसंख्या क्या करती है, अब देखिए यहां पर मैंने करेक्ट ऑप्शन में इसको मानते हुए यहां पर मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखे हैं। ठीक है, यानी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि पॉपुलेशन की वजह से इस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है अपने डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट ये है और डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट ये है। ठीक है, देखिए, अगर पॉपुलेशन राइज होती है तो सबसे पहले इनकम ग्रो करेगी, किसी भी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो ग्रो करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, यानी उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा, इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ेगी, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी। लेकिन क्या है, पर कैपिटा इनकम स्टैग्नेंट एट लो लेवल। इससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ रही है तो क्या होगा, एक टाइम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। और ऐसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है, यानी भारत में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब से भारत आजाद हुआ है तो
जो नेशनल इनकम है वो तो बढ़ रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अभी भी स्थिर है, क्योंकि साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम स्थिर हो जाएगी, एक ही लेवल में चलेगी, ठीक है, वो बढ़ेगी नहीं। दूसरा क्या है, मैन पावर बेशक इंक्रीज कर जाए, लेकिन लैंड मैन रेशियो डिक्रीज हो जाता है। एक तरीके से लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो वहां पर उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्शन में इंक्रीज, अगर ज्यादा लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस डिक्रीज, यानी जो हमारे खाद्यान्स हैं वो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न है वो कम हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो हमारा जो खाद्यान्न है वो कम हो जाएंगे, सीरियल्स और पल्सेस क्या है वो उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है, फूड की कमी हो जाएगी कहने का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं अपनी पॉपुलेशन के, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या इंक्रीज करता है, क्या डिक्रीज करता है, क्या फायदे हैं, ये फायदे हैं, और क्या नुकसान है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता रहता है, और मैंने यहाँ पर बता दिया कि पॉपुलेशन किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी इकोनॉमी में, वो भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के देवता पूछा गया कौन है, ठीक है। ये हैं हमारे कौन से, पहला ऑप्शन है सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे, जो सुश्रुत थे वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है कि सुश्रुत कौन है, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है। तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ये सुश्रुत जी हैं। च्यवन कौन है, ये च्यवन ऋषि हैं, जो च्यवन प्राश आता है वो इन्हीं के नाम पर आता है। दूसरा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी यहां पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, और ये क्या है, गॉड ऑफ मेडिसिन है, यानी चिकित्सा के देवता के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, धन्वंतरी को, ठीक है। और जो आप जानते हैं चरक कौन है, जो चरक हैं वो कनिष्क के दरबार में एक राजवेद भी थे, ये आपको ध्यान रखना है, राजवैद, ठीक है। चरक कौन है, कनिष्क के दरबार में क्या है, राजवेद है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त रूप में वर्णित किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये पूछा गया है। अब पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का एक रूप है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें क्या होता है, सरकार का कोई अहम रोल नहीं होता, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। इसको कैसे समझेंगे, एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, ऐसी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर प्रोड्यूस की जाती है कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, यानी लोग खरीद क्या सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगला टाइप है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या देखकर प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें यह देखकर प्रोडक्शन किया जाता है कि लोगों की नीड क्या है, लोगों को क्या जरूरत है, बेसिक नीड को ध्यान में रखते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कैपिटलिस्टिक यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह ध्यान रखती है कि लोग क्या खरीद सकते हैं, और इसमें समाजवादी में यह देखा जाता है कि लोगों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी ये क्या होती है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे मैक्सिमम हो, ठीक है। ये मुख्यतः रूप से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में काम आती है। जो पुराने जमाने के रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, वो ट्रेडिशनल में आते हैं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये कैसे हैं, इसमें देखिए कैपिटलिस्टिक भी है
और सोशलिस्टिक भी है। यानी यहां पर सरकार का रोल भी रहता है और पूंजीपतियों का भी रोल रहता है। यहां पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि लोगों की बेसिक नीड्स क्या है, और यह भी ध्यान रखा जाता है कि लोग खरीद क्या सकते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखा जाता है, दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है, तब हमारी इकोनॉमी बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैंने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल बनाई है, तो आप उसको जरूर देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। ये टेबल आपको जरूर देखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और समझेंगे कि क्या क्या कुछ फैक्टर हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को सबसे बेहतरीन बनाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके हाथों में होती है। कैपिटलिस्टिक में होती है प्राइवेट ओनरशिप, यानी पूंजीपति ज्यादा यहां पर महत्व रखते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट। ठीक है, सोशलिस्टिक में क्या होता है, सोशलिस्टिक में होगा आपकी पब्लिक ओनरशिप, यानी सरकार यहां पर ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी। ठीक है, सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा सोचेगी। ठीक है, सोशल में पब्लिक वेलफेयर ज्यादा महत्व रखता है, और कैपिटलिस्टिक में क्या है, पूंजीपति ज्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है। और ये मिक्स्ड में क्या होता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी जो भारत में इकोनॉमी काम करती है वो पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर काम करती है। यहां पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, कुछ पब्लिक सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो कि इक्वल रूप से काम करते हैं ताकि लोगों की भलाई भी हो सके और लोगों का विकास भी हो सके। ठीक है, यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है, देखो कैपिटलिस्टिक में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेशन होता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, यानी जो कीमत चुनी जाती है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर चुनी जाती है, किसमें, कैपिटलिस्टिक में। और सोशलिस्टिक में क्या होता है, सोशलिस्टिक में जो गुड्स का प्राइस रखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस रखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी होती है, कुछ प्लान करती है, प्लान के आधार पर क्या है, यहाँ पर प्राइस तय किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइस तय होता है वो दोनों डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर भी, और गवर्नमेंट भी यहां पर अहम रोल प्ले करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में। ठीक है, प्राइस का डिटर्मिनेशन में भी यहां पर सरकार अहम रोल प्ले करेगी मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, यानी भारत में जो भी प्राइस तय किया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें सरकार भी अपना अहम रोल प्ले करती है और डिमांड एंड सप्लाई भी, दोनों ये दोनों अहम रोल प्ले करते हैं यहां पर अपने भारत में किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में तय करने में। ठीक है, ऐसा ही मोटिव क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मोटिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट के आधार पर क्या है, यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। यहां पर सोशल वेलफेयर यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सरकार क्या है, लोगों की भलाई ज्यादा सोचती है। और यहां पर प्रॉफिट भी मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का, और वेलफेयर मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का। यानी जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे क्या है, अभी अभी तक पब्लिक सेक्टर है, अभी रेलवे प्राइवेट होने जा रही है। ठीक है, तो यहां पर मोटिव क्या रहता था, सरकार का मोटिव रहता था कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो, और प्राइवेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, यहां पर क्या हो जाएगा, मोटिव हो जाएगा। ऐसे ही रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल, यहां पर कंप्लीट रोल और यहां पर मिक्स रोल। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशंस के साथ। ऐसे कंपटीशन यहां पर एग्जिस्ट करता है, यहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर क्या है, ओनली प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, पब्लिक में नहीं। तो इस तरीके की टेबल आपको ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप जरूर दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत कैसा है, ये पूछा गया है। ठीक है, ए फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है भारत, या यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ है, भारत वर्ष है या ए फेडरेटेड नेशन है, यानी संबंधबद्ध राष्ट्र है। इनमें से कौन सा भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन भारत के लिए सही है, ये बताना है। जो भारत है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो भारत है वो ए यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। देखिए, संघ में और फेडरेशन में क्या फर्क होता है, ये भी आपको यहां पर समझना होगा कि संघ क्या है और यूनियन क्या है, संघ और यूनियन क्या है। ठीक है, अब संघ जो है
देखिए इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल होगा अमेरिका का और एक एग्जाम्पल होगा भारत का। ठीक है, भारत से पहले हम अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका क्या है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर क्या था, पहले 13 राज्य थे, 13 राज्य थे। 13 राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक पावर बनाते हैं, आपस में साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं। और वो फेडरेशन क्या थी, ये थी कि हम सारे स्टेट क्या है, मिलकर एक बड़ी पावर बनाते हैं। ठीक है, दुनिया को नजर आएंगे एक बड़ी पावर के रूप में। ठीक है, अब वहां पर स्टेट्स ने मिलकर एक बड़ी सेंटर को बनाया है, समझ रहे हो, एक छोटे छोटे स्टेट्स ने, 13 स्टेट्स ने मिलकर एक सेंटर को बनाया है। ठीक है, एक बड़ी पावर को बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी पहले वहां पर 13 स्टेट से अभी 50 के करीबन है। ठीक है, अभी ये भी ध्यान रखना है कि 50 के करीबन वहां पर स्टेट्स हैं। उन सभी स्टेट्स का यूनियन फेडरेशन ही क्या है, अमेरिका है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी स्टेट्स का यूनियन है, फेडरेशन है अमेरिका। ठीक है, अभी आपको ये पता है। इसके बाद अगर भारत की बात करते हैं तो भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं कहते, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं कहते, उसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स। रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि भारत में राज्य एक साथ मिलकर तो रहते हैं, लेकिन केंद्र ने राज्यों को जोड़ा है, राज्यों ने मिलकर केंद्र को नहीं बनाया है। ये सबसे एक अहम डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फेडरेशन में और यूनियन में। ठीक है, फेडरेशन में क्या है, छोटे छोटे स्टेट्स ने मिलकर एक केंद्र बनाया है, एक सुप्रीम पावर बनाया, एक पावर बनाई है। ठीक है, लेकिन जो यूनियन होता है, जैसे भारत एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक में क्या होता है कि एक सेंटर है, सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसने क्या किया है, कुछ सर्टिफिकेशन के माध्यम से, कुछ सर्टिफिकेट देकर किसी ना किसी तरीके से सभी स्टेट्स को अपने अंदर लिया है। ठीक है, यानी यहां पर पावरफुल कौन है, सेंटर, और वहां पर अमेरिका में पावरफुल कौन है, स्टेट्स हैं, यानी स्टेट जब चाहे संघ से वापस निकल सकते हैं। ठीक है, फेडरेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि फेडरेशन में और यूनियन में क्या क्या फर्क है। फेडरेशन में केंद्र शक्तिशाली नहीं होता, स्टेट शक्तिशाली होते हैं, और यूनियन में क्या होता है, सेंटर पावरफुल होता है, स्टेट्स पावरफुल नहीं होते। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो भारत क्या है, ए यूनियन ऑफ स्टेट है, सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। उसके बाद देखिए, द रथ्स ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ये पल्लव शासक थे, यहां पर आपको ध्यान देना, पल्लव शासक थे जिन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। और महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर हैं उनकी स्थापना करने वाले भी पल्लव शासक थे। नरसिंह वर्मन थे, उन्होंने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, रथों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने क्या है, अब इन रथों का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला है। यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर एक गहरी छाप छोड़ी है, एक गहरा प्रभाव डाला है। देखिए, क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर गहरा प्रभाव है, गहरी छाप है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूएस का नहीं है, इरिस का कुछ चीजें ली हमने, कुछ चीजें ली है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और चीजें ली है, अमेरिका के संविधान से कुछ दो चार चीजें ली हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी दो चार चीजें ली हैं, लेकिन गहरी छाप इनकी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज्यादा छाप इसी की है, यानी सबसे ज्यादा चीजें जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है वो इसी एक्ट से ऐड की है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में 1935 में लागू हुआ था अधिनियम। इस अधिनियम से हमने मैक्सिमम चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले वाली वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वो क्या था और क्या क्या चीजें हमने यहां पर ऐड की है। तो आपको
ध्यान रखना है, वो वीडियो जरूर देखनी है और देखना है कि वहां पर हमने टॉपिक को कैसे कवर किया है। मैंने इस हिसाब से, इस तरीके से क्वेश्चन से पूरा टॉपिक कवर करवाया वहां पर कि हमने क्या क्या चीजें 1935 के एक्ट से ली है। तो यहां पर सिर्फ हम यहां पर निशान लगाएंगे कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो चीजें ली हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ इंडियंस वर ओपन्ड बाय, जो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था। अब रेशम मार्ग क्या था? रेशम मार्ग था चाइना से लेकर रोम तक जाने वाला एक रूट, एक रास्ता जिससे ज्यादातर व्यापार होता था। ठीक है, और व्यापार किसका होता था? चाइना के सिल्क का, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया। चाइना में सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, सबसे प्राचीन माना जाता है सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट है वो चाइना से रोम तक जाता था, और रोम तक जाने में वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से भी जाता था। तो अफ्रीका यूरेशियन प्लेट को जोड़ता था सिल्क रूट। पहली बात तो ये, अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट को जोड़ता था सिल्क रूट। ठीक है, तो भारतीयों के लिए किसने खोला था ये मार्ग, ये पूछा गया है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? कनिष्क। कनिष्क के टाइम क्या हुआ? व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। जो कनिष्क थे इन्होंने काबुल, कंधार, बहुत सारे खुरासान वगैरह को, जो अफगानिस्तान के कुछ मेजर सिटीज थे, इनको भी इस रोड के माध्यम से, इस रूट के माध्यम से जोड़ा था व्यापार के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में भारतीयों के लिए खोला गया था सिल्क रूट। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीड्स ऑफ इनकम गोज टू, इनकम टैक्स के जो आय है, इनकम टैक्स की, आयकर की जो आय है वो कहां पर जाती है, ये पूछा गया है। इससे पहले वाली जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन सीरीज का, उसमें मैंने टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है। आपको बताया है कि कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं। 6 कैटेगरी मैंने बताई वहां पर। 6 कैटेगरी, यानी जिसमें पहली कैटेगरी की क्या थी कि जो टैक्स लगाए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं और अपने पास रख लिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो अलग कर रखे हैं। दूसरा, वो टैक्स जो कि लगाए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन हिस्सेदारी हो जाती है स्टेट के साथ भी, उनकी कैटेगरी अलग है। कौन से स्टेट हैं जो कि लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, घट्टे भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन बाध्य रूप से स्टेट के साथ जरूरी हो जाता है शेयर करना, वो आपसे डिस्कस किए हैं। अलग अलग कैटेगरी मैंने क्या है वहां पर बताई है, 6 कैटेगरी मैंने बताई है। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखना, टैक्सेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और टैक्सेशन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपका टैक्सेशन कंप्लीट है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका इकोनॉमी आधा कंप्लीट है। ठीक है, 50% चांसेस हैं आप इकोनॉमी में पार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यहां पर पूछा गया है, द प्रोसीड्स ऑफ इनकम टैक्स गोज टू, आयकर की आय कहां जाती है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास जाती है, और कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज या निगम अधिकारी के पास जाती है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो आयकर की आय है वो कंपलसरी है कि सेंटर उसे साझा करे स्टेट के साथ भी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन थर्ड है कि जो आयकर की आय है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, ठीक है, बौद्धों के अनुसार इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बहुत ही बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऐत्रेय, नहीं है, मैत्रेय। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? मैत्रेय। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर इनकारनेशन ऑफ बुद्धा है, बुद्धा है, गौतम बुद्ध है, वो कौन सा है? मैत्रेय है। मैत्रेय विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम मैत्रेय को करेक्ट लगाएंगे कि जो भविष्य में अगर बुद्धा का अवतार होगा वो मैत्रेय होगा। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा है, कल्कि। कल्कि के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि विष्णु का 10वां अवतार, आखिरी अवतार कल्कि है। तो यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णु के अवतार कौन से हैं? कल्कि हैं। कल्कि विल बी द फाइनल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु के जो फाइनल इनकारनेशन है वो कल्कि के रूप में है। ये आपको ध्यान रखना है, कल्कि के बारे में भी, कल्कि के बारे में भी पूछा जाता है। एक और यहां पर नागार्जुन आपको शो हो रहा है। नागार्जुन क्या है? नागार्जुन ये एक स्कॉलर थे कनिष्क के दरबार में, आपको ध्यान रखना है, फेमस स्कॉलर।
और जो सापेक्षता का सिद्धांत है पुराने जमाने में वो नागार्जुन ने ही दिया था, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले ही डिस्कवर्ड हो चुकी थी बाय द नागार्जुना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज, यानी हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी। कैसी सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरीके से लोग मिलकर रहते थे, ऐसा क्या था उसमें? तो फेयरली इगैलिटेरियन यानी स्लेव लेबर बेस्ड, कलर बेस्ड या कास्ट बेस्ड, किस तरीके की जाति व्यवस्था थी ये पूछा गया है। ठीक है, किस तरीके का जो सामाजिक व्यवस्था थी ये पूछी गई है इस क्वेश्चन में। इगैलिटेरियन क्या मतलब होता है? समतावादी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी। जो इगैलिटेरियन है इसका मतलब है कि सभी को समान रूप से रिसोर्सेज का बंटवारा मिलता था, यानी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता था वहां पर। ठीक है, आय के जो सभी साधन है वो सभी में बराबर रूप से बांटे गए थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि दास और श्रम आधारित था, यानी लोग क्या है, कुछ लोग कैटेगरी थी दासों की और कुछ ज्यादा उनके मालिक थे, ऐसा भी सिस्टम था क्या? कलर, रंग के आधार पर बंटवारा हुआ था क्या, या जाति के आधार पर बंटवारा हुआ था? मैं बताता हूं, हड़प्पा में ज्यादातर लोग व्यापारी थे। ठीक है, हड़प्पा में ज्यादातर लोग व्यापारी थे, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज थे, सभी व्यापार करते थे और जो सभी के घर हैं वो एक जैसे पाए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर ना तो कोई राजा था, राजा का विचार नहीं हुआ, ना कोई वहां पर दास था, ना वहां पर रंग के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बाद में हुआ। ये बाद में ऋग्वेद के बाद, हड़प्पन के बाद आर्य आए, आर्यों ने वेद लिखे, वेदों में वर्णित हुआ था क्या? कास्ट सिस्टम, एक तरीके से वर्ण विभाजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी, एक तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द कलर, कलर के आधार पर जो व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी, वो बाद में आर्यों के बाद शुरू हुई। ठीक है, तो हड़प्पा तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन तक ऐसा कोई भी कलर सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम नहीं था। वहां पर सब फेयरली इगैलिटेरियन थे, यानी इगैलिटेरियन का मतलब समतावादी थे। ठीक है, कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं था। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? अब हमारा आएगा फेयरली इगैलिटेरियन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन इज, यानी वह ग्रह जो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, वह कौन सा है? तो मरकरी जो है, बुध ग्रह, वो सबसे पास में है। ठीक है, मरकरी सूर्य के सबसे पास में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही है। सबसे कम समय, ऐसा मान सकते हैं, सबसे कम समय बुध ही लेता है, 88 दिन लेता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। जितने दूर होंगे ग्रह उतना ही ज्यादा समय लेंगे एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लेंगे। तो बुध यहाँ पर सबसे राइट ऑप्शन था। ऑप्शन में शनि भी है। शनि के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि शनि के चारों ओर छल्ले मिलते हैं, रिंग्स मिलती हैं, 7 नंबर है, मतलब एक तरीके से उन छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है, तो शनि के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। जुपिटर के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गैनीमेड क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है। मंगल ग्रह के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की पद्धति को अपनाया जाता है। कहां से हमने इम्पीचमेंट को लिया है ये पूछा गया है, तो हम यहां पर राइट ऑप्शन डालेंगे यूएसए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि यूएसए से हमने क्या क्या और भी चीजें इंक्लूड की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अपने संविधान में क्या क्या चीजें हमने यूएसए के संविधान से ली है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो सब बताया है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको बता दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, यूएसए के संविधान से हमने महाअभियोग की पद्धति को अपनाया है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और है, हमने फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू को हमने यूएसए से लिया है और फंडामेंटल राइट्स को हमने वहीं से लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी वहीं से लिया है, और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो भी हमने यूएसए से लिया है। तो बहुत सारी चीजें हमने कहां से ली है? हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जो कि मैंने अभी कवर भी कराया है, बोला भी है, और इससे पहले वाली वीडियोस यानी पार्ट 2 में भी मैंने उनको कवर किया है। ठीक है, आप देखेंगे एक बार।
उसके बाद क्या है, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे गर्म प्लेनेट हमारा शुक्र ग्रह है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का सबसे गर्म होने का कारण क्या है, सबसे ज्यादा गर्म होने का कारण यह है कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर उसके चारों ओर होने की वजह से जो रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है उसके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो गर्म ज्यादा हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है। वो क्या कर लेती है, वो जो रेडिएशंस आती हैं, सन की रेडिएशन आती है, सन का जो किरणें आती हैं उनको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर ही। इसकी वजह से क्या होता है, अपना एनवायरमेंट है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा ही होता है वीनस पर, वीनस पर भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ए रेड प्लेनेट, सेकेंड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है। तो रेड प्लेनेट कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, मार्स इज द रेड प्लेनेट। ठीक है, क्यों है रेड, मैं अभी भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है, दिखने में लाल कलर का दिखाई देता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान का मतलब होता है जैसे हमारा लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बातें हैं, जो रूल्स हैं, वो लिखित रूप में है। क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि कहीं पर भी रूल्स नहीं लिखे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान देना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह नहीं होता कि कुछ रूल्स लिखे ही नहीं गए, लिखे जाते हैं, पर जो उस शासन को चलाते हैं, उस कंट्री को जो रूल्स चलाते हैं, वो एक ही किताब में नहीं लिखे। बस बात यह है, यानी उनके पास स्पेशल कोई बुक नहीं है जिसमें सारे के सारे रूल्स लिखे गए हों। लेकिन भारत के पास सारे के सारे रूल एक ही किताब में लिखे गए हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, द रूल बुक। ठीक है, तो रूल बुक का मतलब होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही जगह पर है, ये रिटन हो गया। और अनरिटन का मतलब होता है जो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन किसी एक जगह पर नहीं है, वो अलग अलग जगह पर लीगल डॉक्यूमेंट्स में, जुडिशरी के पास या फिर पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स में, वो अलग अलग जगह पर है। ठीक है, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा। तो इनमें से कौन से के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फॉर एग्जांपल यूके और न्यूजीलैंड के बाद इजराइल के पास भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको ध्यान रखना है, अभी मैं 3 कंट्री बता रहा हूं, यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल, इन तीनों के पास अलिखित संविधान है, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, अमेरिका के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है और भारत के पास भी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है, हु वर द फर्स्ट किंग टू इश्यू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे। पहले राजा जो भारत में जिनकी वजह से सोने के सिक्के चले, वो इंडो ग्रीक थे, यानी इंडो यूनानी राजा थे। ठीक है, इंडो यूनानी राजा थे जिन्होंने भारत में क्या है, सोने के सिक्के चलवाए। उसके बाद कुषाणों ने भी भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले राजा पूछे गए थे, तो वो हमारे इंडो ग्रीक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, यहां पर इंडो ग्रीक होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1946। यानी निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नहीं था ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, कब, जुलाई 1946 में। ठीक है, तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल वहां पर क्या थे, मौजूद थे। उसके बाद के मुंशी ये भी थे, महात्मा गांधी ये नहीं थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तब महात्मा गांधी वहां पर उपस्थित नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा
कि महात्मा गांधी वहां पर उपस्थित नहीं थे जब जुलाई 1946 में अपनी संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, अपनी संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो वहां पर महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, यानी मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? आप यहां पर ध्यान रखेंगे, गैलीलियो के द्वारा। यहां पर गैलीलियो थे, वो बहुत ही बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें खोजी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ मार्कोनी, मार्कोनी को रेडियो का इन्वेंटर माना जाता है कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन की जो खोज की थी वो मार्कोनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज हैं जो कि न्यूटन्स ने दिए थे मोशन के रिगार्डिंग, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है द रिसिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस और ड्यूटी आर नॉट शेयर्ड विद स्टेट, निम्नलिखित में से किस कर और शुल्क की प्रतियों को राज्य के साथ साझा नहीं किया जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, कौन सी वो टैक्सेस हैं जिनकी प्रतियों को, रिसिप्ट्स को ध्यान देना है, यहां पर बात हो रही है, फोकस हो रहा है रिसिप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी वो टैक्सेस हैं जिनको स्टेट शेयर नहीं करता, जिनकी रिसिप्ट्स को शेयर नहीं करता स्टेट, सेंटर किसके साथ? स्टेट्स के साथ। तो वो है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। यही पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी जो भी इनकम टैक्स की रिसिप्ट्स हैं अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़कर, उसकी रिसिप्ट्स कभी भी शेयर नहीं की जाती किसके साथ? स्टेट के साथ, राज्य के साथ। सेंटर उनको कभी भी शेयर नहीं करता स्टेट्स के साथ, ये आपको ध्यान देना है। ये टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर जो अधिकार होता है, इनकम टैक्स का अधिकार होता है एग्रीकल्चर वाली, उस पर स्टेट का अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है। आपको ध्यान देना है, एग्रीकल्चर लैंड पर जो भी इनकम आती है उसका, उस पर पूर्ण अधिकार उस स्टेट का होता है। ठीक है, सेंटर क्या करता है? इनकम टैक्स कलेक्ट करता है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, कलेक्ट करता है, लगाता भी वही है। इनकम टैक्स पर जो इनकम टैक्स है वो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, किसको छोड़कर? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। ठीक है, इनकम टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और लेकिन उसे बाध्य रूप से शेयर करना पड़ता है सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी राज्यों के साथ। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन रिसिप्ट शेयर नहीं करता, रिसिप्ट शेयर नहीं करता, प्रतियां शेयर नहीं की जाती, ये आपको ध्यान रखना है। ये है टैक्सेशन ऑन इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनकम टैक्स से क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्लेनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट इज, हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह है, कौन सा है? जुपिटर है क्या, वीनस है क्या, यूरेनस है क्या, नेपच्यून है? देखिए, जो ग्रीन लाइट एमिट करता है वो यूरेनस है। कौन सा है? यूरेनस है। अब पूछा जाए क्यों है भाई यूरेनस? यूरेनस क्यों है? क्योंकि जो यूरेनस है उसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, उसके एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है जो दिखने में ग्रीन कलर की है। तो यूरेनस के एनवायरमेंट में ग्रीन, मतलब यूरेनस के एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा मीथेन होने की वजह से ये जो ग्रह है वो हरा दिखाई देता है, तो इसलिए इसको हरा यानी ग्रीन प्लैनेट का नाम दिया गया है। अब ब्लू प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। रेड प्लैनेट कौन सा है? ये हमारा मार्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थ ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, और यूरेनस पर सबसे ज्यादा मीथेन होने की वजह से ये हरा दिखाई देता है, और मार्स पर सबसे ज्यादा आयरन ऑक्साइड होने की वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है, आपको ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, भारतीय दंड संहिता लागू हुई, यानी जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज जहां पर जिस भी बुक में लिखे गए हैं उसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। और ये ड्राफ्टेड हुई थी 1860 में,
1860 में इसको तैयार किया गया था। इंडियन पिनल कोड को 1860 में 1860 में इसको बनाया गया था, इसका ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको लागू किया गया था 1862 में, ये आपको ध्यान रखना है 1862 में। जो 1860 है ये वाला, इसमें क्या है, इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई थी, ठीक है, इसको बनाया गया था, लेकिन लागू किया गया था 1862 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ अर्थ। भारत की सॉरी ट्विन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, यानी जुड़वा ग्रह कौन सा है पृथ्वी का? तो पृथ्वी की भगिनी ग्रह कौन सा है, कहने का मतलब बहन, पृथ्वी की बहन कौन सी है? वो है शुक्र ग्रह। आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो बिल्कुल एक तरीके से ट्विन नजर आता है वो शुक्र ग्रह नजर आता है, जो बिल्कुल पास में है। उसके बाद है द टर्म कास्ट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कास्ट है, जाति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? देखिए, जाति शब्द की उत्पत्ति करने वाले स्पेनिश या पोर्तुगीज हैं, ठीक है। तो पोर्तुगीज यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा। या तो जो कास्ट है या तो पोर्तुगीज से आई है, पोर्तुगीज वर्ड है, या फिर स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। स्पेनिश या पोर्तुगीज वर्ड है अपना कास्ट सिस्टम। और जो इंग्लिश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्लूड किया गया था इंग्लिश में, ये 1613 के आसपास किया गया था, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये कौन सा है? ये पोर्तुगीज वर्ड है, पुर्तगाली शब्द है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि हमें कवर करने थे इस टेस्ट सीरीज में। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अब बेहतर हो गई है, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करें, ठीक है। जितना रहता है आप उसको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय अब नहीं गंवाना है। अगर आपको सीजीएल अब की बार क्लियर करना है तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज देखते रहिए और इन सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।